नमस्कार। मैं आपका दोस्त आशीष तामंग और आप सभी देख रहे हैं स्कैरी बेल। हिंदी में डरावनी कहानी को सुनने के लिए स्कैरी बेल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्ते, मेरा नाम रोहिणी लामा। मैं अपना एड्रेस किसी कारणवश इस वीडियो में नहीं दे सकती और आज सिक्किम के जिस पीजी के बारे में मैं कहानी कहने जा रही हूँ उसका भी मैं डिटेल नहीं दे सकती, पर इतना कह सकती हूँ कि वो एक सिक्किम में पीजी का कहानी है। क्योंकि उसका डिटेल ना देने का कारण यह है कि बाद में जाकर ये मेरे लिए वाद विवाद का कारण भी बन सकता है और किसी की रोजी रोटी पर भी इसका असर पड़ सकता है। बस यही कारण है। मैं दरअसल सिक्किम का तो रहने वाली नहीं हूँ, मैं बाहर से हूँ, पर सिक्किम का मणिपाल यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ती थी। मेरे साथ मेरे ही गांव की एक लड़की दीपा भी थी। सिक्किम में अच्छा पीजी मिलना काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि पीजी तो वैसे तो मिल ही जाता था, पर कहीं पर खाना ठीक नहीं तो कहीं पर रहना ठीक नहीं था। इसीलिए बहुत सारे पीजी को जांचने के बाद हमें एक पीजी सस्ता और ठीक लगा। वहाँ का खाना भी तकरीबन ठीक ही था। हम जिस पीजी में रहते थे वो 4 मंजिला बिल्डिंग का था। सबसे ऊपरी मंजिल पर हमारे घर मालिक रहते थे। हालांकि हम उस रूम में कभी गए नहीं। हमें हमारा जो बातचीत हुआ था पीजी के समय, तो वो तीसरा मंजिल पर हुआ था। तीसरी मंजिल पर कोई दीदी रहती थी और हम दूसरी मंजिल पर। निचले मंजिल पर कबाड़ खाना पता नहीं कुछ रखा हुआ था। निचले मंजिल पर दरअसल कोई रहता तो नहीं था। वो नीचे सीढ़ी था जो लकड़ी का बना हुआ था, जिससे हम आते और जाते थे। एक शाम मुझे लौटने में काफ़ी देर हो गई थी। रात भी काफ़ी हो चुका था। दीपा तब रूम में ही थी। मैं अंदर आई और अंदर से मैंने लॉक कर दिया। उसी लकड़ी से बने हुए सीढ़ी के ऊपर चढ़ते हुए मैं रूम तक आ पहुंची थी, पर मैंने दरवाज़ा खोला नहीं था, क्योंकि तभी पीछे से ऐसे आवाज़ आया कि जैसे कि दरवाज़ा लॉक ना हुआ हो और फिर से दरवाज़ा खुलने का आवाज़ आया। तभी मैंने ऊपर से ग्रिलिंग से मैंने झांक कर देखा तो दरवाज़ा खुला था। मुझे अच्छे से याद था कि मैंने वो लॉक किया था, पर दरवाज़ा खुला कैसे मुझे पता ही नहीं। मुझे लगा कि शायद कुछ भूल चूक हुआ होगा और शायद लॉक नहीं लगा होगा। मैं फिर से नीचे आई और फिर से उसे अच्छे से इस बार मैंने लॉक लगा दिया। इस बार मैंने अच्छे से देखा भी। दरवाजे को खींच के 2 बार देख लिया था कि दरवाज़ा इस बार लॉक हुआ या नहीं, और इस बार दरवाज़ा काफ़ी मजबूती से ही लॉक हो चुका था। और मैं फिर से सीढ़ियों में चढ़ने लगी। दूसरी बार जब मैं सीढ़ियों में चढ़ने लगी तो जैसे लगा कि मेरे पीछे कोई है। किसी की सांस से का आवाज़ आ रहा था, जैसे कोई मेरे पीछे ही सांस ले रही हो या फिर मेरे पीछे ही चल रही हो। पर मैंने मुड़ कर देखा तो कोई न था। फिर मैं धीरे धीरे करते हुए अपने रूम तक पहुंच गई और मैंने दीपा को आवाज़ दिया, पर मुझे लगा कि नीचे कोई है। फिर से मैंने फिर से पहली बार की तरह ही ग्रिल से नीचे झांकने की कोशिश किया तो तभी मुझे दिखा कि कोई एक बूढ़ी औरत काले कंबल उड़े हुए नीचे खड़ी थी। मैंने ध्यान से उस तरफ, मतलब कि दरवाजे की तरफ मैंने जब देखा तो दरवाजा तो लॉक ही था। और ये औरत आई तो आई कैसे? तभी अचानक उस औरत ने मेरी तरफ देखने का कोशिश किया तो मैंने देखा कि उस बूढ़ी औरत का आँख जो था वो खून की तरह ही काफ़ी लाल पड़े हुए थे। मुझे समझ आ चुका था कि ये कोई साधारण औरत नहीं है। मैं जल्दी से दीपा को आवाज़ देने लगी और जल्दी से दरवाज़ा को मारने लगी। तभी दीपा ने हड़बड़ाते हुए दरवाज़ा खोल दिया और मैं अंदर आ गई। अंदर आने के बाद मैंने जल्दी से अपना रूम का दरवाज़ा लॉक कर दिया और जल्दी से लाइट ऑफ करके दीपा और मैं खटिया पर जाकर बैठ गई और दीपा को मैंने सब कुछ बता दिया। उस बूढ़ी औरत का जो चेहरा था मुझे अच्छे से याद था, क्योंकि मैंने उसे बहुत ही गौर से देखा हुआ था। पता नहीं वो कौन थी, पर उसके आँख देख के तो लग नहीं रहा था कि वो कोई इंसान था।
मेरी बातों को सुनकर तो दीपा भी काफ़ी डर गई थी और इस बारे में मैं कहती भी किससे, इसलिए ऊपर वाली मंजिल वाले दीदी को भी मैंने कहा। तब दीदी ने भी ऐसा कहा कि यहाँ पर कुछ ठीक नहीं है, उनको भी ऐसा कुछ महसूस हुआ है। मतलब उन्होंने उस औरत को तो देखा नहीं था, पर उनके साथ भी कभी खिड़कियों में आवाज़ आना, कभी किसी के चलने की आहट, ऐसा सब सुनाई देता है। उस दिन मुझे ये पता चल गया था कि उस पीजी में किसी का साया है, पर फिर भी हमें मजबूरी में वहाँ पर रहना पड़ रहा था, क्योंकि जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि अच्छा पीजी मिलना काफ़ी मुश्किल था वहाँ पर। उस घटना के बाद तो हमारे साथ ऐसा कुछ घटा नहीं, इसलिए जीवन फिर से सामान्य होने चला था। पर फिर भी उस घटना का प्रभाव ऐसा पड़ा हुआ था हम दोनों में कि जब भी मुझे रात को शौच जाना पड़ता तो मैं दीपा को उठाती, और दीपा को अगर जाना पड़ता तो वो मुझे उठाती। हम दोनों एक दूसरे का सहारा होते हुए जब भी रात को शौचालय के लिए निकलती। हमारा बाथरूम अटैच बाथरूम नहीं था, इसलिए हमें बाहर ही निकल के जाना पड़ता था। बाहर एक सीमेंट का बना हुआ एक बाथरूम था जिसका दरवाज़ा टीन का था। एक रात शौच के कारण ही मेरा नींद खुल गया और मैंने सामने दीपा के खटिया की तरफ जब मैंने देखा तो दीपा अब तक सोई नहीं थी। दीपा बस बैठी थी अंधकार में। मुझे वो देखकर थोड़ा अजीब तो लगा, पर मुझे बहुत ही जोर का शौच आया हुआ था और मैं उठकर दीपा के पास आई और मैंने उसे कहा कि चलना मेरे साथ, मुझे शौच जाना है। पर उस वक्त दीपा का मुंह से एक आवाज़ तक ना निकला। मैंने फिर से दीपा को बुलाते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। तब दीपा का हाथ काफ़ी ठंडा सा लगा मुझे। पहले तो मुझे काफ़ी अजीब सा लगा, फिर मुझे लगा कि ठंड का मौसम है और कंबल से बाहर हाथ रखने के कारण शायद उसका हाथ मुझे ठंडा लग रहा हो। और मैंने बिना सोचे हुए दीपा का हाथ पकड़कर मैं खींचते हुए उसे बाथरूम तक मैं ले गई और उसे बाहर ही खड़ा कर दिया और मैं अंदर चली गई। अंदर जाके जल्दी से शौच करने के बाद मैं बाहर आ गई। तब देखा कि दीपा तो बाहर थी ही नहीं। दीपा को वहाँ ना पाकर मुझे थोड़ा गुस्सा तो आया, क्योंकि मुझे लगा कि वो फिर से सोने चली गई। तब मैं गुस्से में ही अंदर आ गई थी। तभी दीपा को देखा कि वो दीपा सचमुच वहीं पे सोई हुई थी अपने ही खटिया पर। मैंने लाइट ऑन किया और दीपा को झकझोरते हुए उसे मैंने उठाया और उसे मैंने बहुत डांटा। तभी दीपा कहने लगी कि अरे तूने मुझे उठाया ही कब, तू तो मुझे अभी उठा रही है। फिर थोड़ी देर बहस होने के बाद मुझे उसके बाद दीपा का जो बात था उसमें यकीन आने लगा। तभी मुझे जो लगा उसके बाद मेरा जो रोंगटा था वह खड़ा होने लगा, क्योंकि तभी मुझे एक बात याद आया। जब मैंने दीपा का हाथ पकड़ा हुआ था तब वो काफ़ी ठंडा था। इस बार मैंने जब दीपा का हाथ पकड़ा तो वो काफ़ी गर्म था। इतने जल्दी दीपा का हाथ आखिर गर्म कैसे हो सकता है? उसके बाद मैंने दीपा को सब कुछ कह दिया। फिर दीपा अचम्मा से मुझे देखती हुई कहने लगे कि तूने तो मुझे उठाया ही नहीं। तब हम दोनों काफ़ी डर गए। हम दोनों को मालूम पड़ चुका था कि क्या हुआ है असल में। वो रात तो हम दोनों सो ही नहीं पाए डर के कारण। सुबह होते ही हम दीदी के रूम में चले गए, ऊपरी मंजिल पर, मतलब कि तीसरी मंजिल पर, और जाके फिर से इस बारे में बात किया। तब दीदी ने कहा कि तुम्हें जल्द से जल्द अपना पीजी शायद चेंज कर लेना चाहिए। तभी दीदी ने भी आश्वासन दिया कि वो हमारे लिए पीजी एक ढूंढ देगी, और हम भी ढूंढ ही रहे थे, पर मिलना काफ़ी मुश्किल था। उसके बाद भी कई दिनों तक कुछ नहीं हुआ और धीरे धीरे जीवन फिर से सामान्य होने लगा। एक रात की बात है। उस रात काफ़ी तेज बारिश हो रहा था। काफ़ी जगहों पर बाढ़ भी आवा था और पहाड़ी इलाका होने के कारण काफ़ी जगह लैंडस्लाइड होने का भी खबर आ रहा था। भारी बारिश होने के कारण हमारे पीजी में इलेक्ट्रिक भी चला गया था। बिना बिजली के ही हम रह रहे थे कि तभी हम दोनों पढ़ाई तो कर रहे थे रात को। फिर दीपा को ऐसे लगा कि कोई दरवाजे पे नॉक कर रहा हो। फिर मैंने कहा कि मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया, पर दीपा ने कहा कि अरे नीचे कोई शायद नॉक कर रहा है, शायद ऊपरी दीदी होगा या फिर कोई घर मालिक तो नहीं है।
दरवाज़ा तो लॉक हुआ होगा, शायद किसी ने भूल से दरवाज़ा शायद लॉक कर दिया होगा नीचे वाला। चलो जाकर खोल देते हैं। तब मुझे भी लगा दूसरी बार कि फिर से किसी ने नॉक तो किया ही है। मैंने कहा कि ठीक है, मैं जाती हूँ, तुम रहो यहाँ पर। मैं एक छोटा सा कैंडल लेके मैं नीचे आई उसी सीढ़ियों से होते हुए, और दरवाजे की तरफ मैंने देखा तो दरवाज़ा सचमुच लॉक ही था। और मुझे लगा कि शायद लॉक होने के कारण बाहर कोई फंस चुका है, इसलिए वो अंदर आना चाहता है। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो धीरे से इधर उधर देखा तो बाहर कोई ना था। मुझे लगा कि शायद वो वहम हुआ होगा, क्योंकि बाहर बहुत ही तेज तूफान हो रहा था, तो शायद किसी खिड़की या दरवाजे पर किसी पेड़ का डाली से लगने का कारण वो आवाज़ आ रहा होगा, जो सचमुच नॉक की तरह ही लगता है। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया फिर से और पीछे मुड़ी अपने रूम की तरफ। इस बार फिर से नॉक हुआ, पर इस बार ऐसा लगा कि कोई शायद जोर जोर से दरवाजे पर मार रहा हो। अभी तो कोई ना था। फिर मैं मुड़ कर आई और फिर से मैंने दरवाज़ा खोला। फिर बाहर आई तो देखा कि कोई नहीं था, और इस बार मुझे काफ़ी डर लगने लगा, क्योंकि इतना जल्दी आखिर कोई कहाँ जा सकता है। मुझे अचानक पता नहीं क्यों काफ़ी डर लगने लगा। मेरे दिल की धड़कनें काफ़ी तेज होने लगी। मैं जल्दी से दरवाज़ा का मैंने बंद कर दिया, और जैसे ही मैंने अपने बाएं तरफ देखा तो मेरे ही सामने दरवाजे के सामने काफ़ी बड़ा सा एक परछाई खड़ा था, जो दीवार से एकदम चिपका हुआ था। वो देख के तो मेरा परछाई तो एकदम ही नहीं था, क्योंकि वो देखकर लग रहा था किसी मर्द का परछाई था, जिसका बाल काफ़ी घुंघराले थे। वो देखकर जैसे कि मेरे पैर मानो जम सा गया हो। मैं वहीं पे अकड़ सी गई। मैं दीपा को बुलाना चाहती थी, पर बुला नहीं पा रही थी। फिर अचानक से जैसे लगा कि मेरे शरीर छूट चुका हो, और मैं जल्दी से भागने लगी ऊपर की तरफ। तब एक झलक मैंने पीछे देखा तो वो दीवार ही दीवार होते हुए वो मेरा पीछा कर रहा था। मैं अंदर आई और जल्दी से अंदर आके जल्दी से अपना दरवाज़ा बंद कर दिया। अपना रूम का दरवाज़ा मैंने लॉक कर दिया। उस रात वैसे ही तो काफ़ी तेज और मूसलाधार बारिश हो रहा था, और ऊपर से इतना बड़ा घटना हमारे साथ घटा हुआ था। इसके कारण हम दोनों ही सहेलियां सो नहीं पाई। रात भर वैसे ही हम एक दूसरे से चिपके हुए बैठी रही, और देखते ही देखते कब आंख लग गया हम दोनों का, हमको मालूम ही ना पड़ा, और हम दोनों सो गई। खैर, ये वाला घटना उस पीजी में मेरा आखिरी था। उसके बाद से मेरे साथ ऐसा कुछ घटा ही नहीं है उस पीजी में। एक दिन घर मालिक हम तीनों को ऊपर बुलाए खाने के लिए। मुझे, दीपा को और ऊपर वाली दीदी को इनवाइट किया हुआ था ऊपर, क्योंकि उनकी माताजी का बरसी था। खैर, हम कभी ऊपर वाले रूम में कभी गए ही नहीं थे। आज पहली बार हम तीनों जा रहे थे। हम तीनों बैठकर बरसी का जो खाना होता है हम तीनों खा रहे थे, और खाना खाने के बाद जैसे ही मैं रूम की तरफ बढ़ने लगी तो मुझे एक चीज़ दिखाई दिया। मुझे उनकी माताजी के फोटो के पास और एक औरत का फोटो दिखाई दिया, जो कि बिल्कुल उस पहली रात में जिस औरत को मैंने देखा था उससे हूबहू मिलता था। तब मैंने पूछा कि घर मालिक से कि ये वाली आंटी कौन है। तभी घर मालिक ने कहा कि ये तो जो मेरी माँ के बगल में है। तो मैंने कहा कि हाँ। तो उन्होंने कहा कि ये तो इसी पीजी के मालकिन, मतलब कि मेरी बुआ। दरअसल ये पीजी मेरी बुआ का ही है, जो हमें देकर चली गई थी, और आज तो ये बुआ नहीं है इस दुनिया में। उनके मरे हुए काफ़ी बरस हो गए हैं। मैंने उस पहले दिन में जो घटा हुआ था मेरे साथ घटना, उस बारे में मैंने मालिक से कुछ नहीं कहा, ताकि उनको बुरा न लगे। पर इतना तो मुझे मालूम पड़ चुका था कि उस पीजी में जितने भी घटनाएं घट रही है उसमें उनका बुआ जी भी शामिल है। खैर, उसके कई महीनों बाद मुझे दूसरा पीजी मिल गया और मैं वहाँ से निकल गई। पर आज भी मुझे वो चेहरा याद है और वो पीजी भी। और यही था मेरा उस सिक्किम का पीजी का डरावना एक्सपीरियंस। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा कहानी, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और पसंद आया तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में।